नमस्कार। चलिए आज बिहार के इतिहास में एक ऐसे 65 साल के सफर पर चलते हैं जो वाकई कमाल का है। ये कहानी है एक बड़े बदलाव की, सशस्त्र विद्रोह से शुरू होकर एक विशाल जन आंदोलन बनने तक की। एक ऐसी कहानी जिसने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत के आज़ादी के संघर्ष का नक्शा ही बदल दिया। तो इसे समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले 1857 का वो जबरदस्त संघर्ष, फिर चंपारण में चेतना का जागरण, उसके बाद किसानों और मजदूरों का जमीनी स्तर पर संगठन और आखिर में असहयोग आंदोलन की शक्तिशाली लहर। यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये बिखरे हुए विद्रोह एक संगठित और जबरदस्त राजनीतिक ताकत में आखिर बदले कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है 1857 की उस विस्फोटक चिंगारी से। ये वो दौर था जब व्यक्तिगत बहादुरी और स्थानीय नेतृत्व तो था, लेकिन किसी एक संगठित राष्ट्रीय मोर्चे के बिना ये एक ऐसी आग थी जो बहुत तेज जली पर उसे बुझाया जा सका। जरा इस नक्शे को देखिए। बिहार उस वक्त सचमुच असंतोष का एक गढ़ बना हुआ था। देवघर के रोहिणी से लेकर पटना और आरा तक विद्रोह की लपटें फैल गईं। हर इलाका अपने संघर्ष की आग में जल रहा था। इस विद्रोह के कई चेहरे थे। एक तरफ देवघर के रोहिणी में सैनिकों का हिम्मत भरा विद्रोह था जिसे बड़ी क्रूरता से दबा दिया गया, और दूसरी तरफ थे पटना के पीर अली। सोचिए, एक मामूली किताब बेचने वाले जिनका साहस शहर की सड़कों पर गूंज उठा और आखिर में उन्हें 16 और लोगों के साथ फांसी दे दी गई। और फिर थे जगदीशपुर के शेर 80 साल के वीर कुंवर सिंह। दानापुर रेजिमेंट के विद्रोह से शुरू हुआ उनका अभियान वाकई एक महागाथा थी। उन्होंने आरा पर कब्जा किया, आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। वो सशस्त्र प्रतिरोध का एक जीता जागता प्रतीक थे। तो 1857 की क्रांति जब दबी तो उसकी राख से एक बहुत बड़ा सबक सामने आया कि सिर्फ हथियार के दम पर आज़ादी नहीं मिलेगी। इस एहसास ने एक वैचारिक क्रांति को जन्म दिया जिसने संघर्ष का रास्ता ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये तस्वीर जो है ना, ये एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी कहती है। तलवार की जगह अब कलम, दवात और चरखे ने ले ली थी। बिहार ने अब संगठित राजनीति और अहिंसक प्रतिरोध का रास्ता अपनाया, और 16 दिसंबर 1916 को पटना में होम रूल लीग की स्थापना के साथ एक नए दौर की शुरुआत हुई। इसी बीच चंपारण में किसान एक भयानक शोषण का सामना कर रहे थे। नाम था तिनकठिया सिस्टम। ये एक ऐसी क्रूर व्यवस्था थी जो उन्हें अपनी ही जमीन के 20 में से 3 हिस्सों पर नील की खेती करने पर मजबूर करती थी। मान लीजिए ये ग्रिड एक किसान का खेत है। अब सोचिए, उसे मजबूर किया जाता था कि इन 20 में से 3 हिस्सों पर वो नील उगाए, अक्सर बिना किसी मुनाफे या मजदूरी के। ये तो सीधी सीधी लूट थी जिसने चंपारण को एक बारूद के ढेर में बदल दिया था। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें रोकने की हर कोशिश की, लेकिन उनका इरादा पक्का था, और इसी इरादे ने भारत के पहले सत्याग्रह की नींव रखी और चंपारण कमेटी का गठन करवाया। चंपारण की जीत दरअसल सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक ब्लूप्रिंट था। इसने दुनिया को दिखाया कि अगर आम लोग संगठित हो जाएं तो वो सबसे बड़े जुल्म को भी चुनौती दे सकते हैं। अब ये आंदोलन सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि किसानों और मजदूरों का बन चुका था। ये तस्वीर देखिए, ये चंपारण के उस रिपल इफेक्ट को कितना सही दिखाती है। जैसे पानी में एक पत्थर गिरा हो और उसकी लहरें पूरे बिहार में फैल गईं। इन्हीं लहरों से किसान सभाओं और मजदूर यूनियनों का जन्म हुआ। जून 1919 में स्वामी विद्यानंद का दरभंगा राज के खिलाफ विद्रोह इसी बदलाव का एक मजबूत सबूत था। जरा किसान सभा के इस सफर को देखिए, कितना जबरदस्त है। 1922-23 में मुंगेर में एक छोटी सी शुरुआत से ये आंदोलन 1929 तक बिहार प्रांतीय किसान सभा और 1936 तक एक शक्तिशाली अखिल भारतीय किसान सभा बन गया। ये थी जमीनी संगठन की ताकत। लेकिन ये जो जागृति की लहर थी ना, ये सिर्फ खेतों तक ही नहीं रुकी। दिसंबर 1919 में जमशेदपुर और जमालपुर में मजदूरों ने हड़तालें की। 1920 में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन बनी और 1929 तक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस झरिया में अपना अधिवेशन कर रही थी। अब किसान और मजदूर दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। और फिर वो वक्त आया जब ये सारी अलग अलग धाराएं, किसानों की, मजदूरों की, सब मिलकर एक बड़ी राष्ट्रीय नदी में मिल गईं।
बिहार अब राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत आवाज बनने के लिए पूरी तरह तैयार था। खिलाफत और असहयोग ये दो बहुत शक्तिशाली आंदोलन थे जो पूरे देश में चल रहे थे। जैसा ये तस्वीर दिखा रही है, बिहार में ये दोनों धाराएं एक हो गईं और इन्होंने मिलकर एक ऐसी ताकत बना दी जिसे रोक पाना मुश्किल था। तो असहयोग का मतलब क्या था? इसका मतलब था पूरी तरह से बहिष्कार, विधायिका का, अदालतों का और अंग्रेजी शिक्षा का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े बड़े नेताओं ने अपनी वकालत छोड़ दी, जो इस मकसद के लिए उनकी अटूट लगन का एक बहुत बड़ा बयान था। लेकिन ये आंदोलन सिर्फ ना कहने के बारे में नहीं था, ये कुछ नया बनाने के बारे में भी था। 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया। ये अंग्रेजी शिक्षा के मुकाबले में एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बनाने की एक बहुत साहसी कोशिश थी। आत्मनिर्भरता की यही सोच थी जिसकी चलते इमारत-ए-शरिया का भी जन्म हुआ, जो एक ऐसी विरासत है जो आज भी जिंदा है। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि मुसलमान सरकारी मदद के बिना अपने मामले सुलझा सकें। और कमाल की बात यह है कि यह संस्था आज भी फल फूल रही है। देखिए, दिसंबर 1921 तक ये आंदोलन अपने पीक पर पहुंच चुका था। इसका सबूत था पटना में ब्रिटिश राजकुमार की यात्रा के दौरान हुई पूरी हड़ताल। लेकिन फिर अचानक ब्रेक लग गया। फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी को आंदोलन अचानक रोकना पड़ा और बिहार में भी इसकी रफ्तार थम गई। तो आखिर इस 65 साल के लंबे सफर का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि 1857 के सिपाही विद्रोह से लेकर 1922 के जन आंदोलन तक बिहार ने खुद को हमेशा के लिए बदल दिया था। इसने अपने लोगों में एक ऐसी राजनीतिक चेतना पैदा की जिसे तोड़ना नामुमकिन था और उन्हें 1947 की आखिरी लड़ाई के लिए तैयार किया। तो जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं, किसी एक इलाके की कहानी पूरे देश के इतिहास को कैसे एक नया मोड़ दे सकती है? बिहार की ये यात्रा सिर्फ एक राज्य का इतिहास नहीं है, ये भारत की आज़ादी की कहानी का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा है, जो संघर्ष, एकता और अपने हक के लिए लड़ने की कभी न हारने वाली भावना का सबूत है।